नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम यूपी स्पेशल देख रहे थे, यानी यूपी जीके की बात करें तो वो भी इसी में समाहित है। ठीक, चाहे हम यूपी जीके बोले या यूपी स्पेशल बोले या उत्तर प्रदेश का जीएस बोले, सारी चीज़ें सेम है। और देखिए इसमें क्या है, पीवाई जो है क्वेश्चन पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। मैं इसमें ट्रिक भी बताता हूँ, लॉजिक भी बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ और आपके सारे क्वेश्चन भी लास्ट में सही हो जाते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपका ना सही हो, वह करंट की चीज़ें छोड़ दें तब। ठीक दोस्तों, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, बस पढ़ते रहिएगा। दोस्तों देखिए, आज यूपीएससी का पेपर हुआ और पेपर जो है अब की बार थोड़ा सा आसान था। इसका रीज़न केवल एक था कि फैक्चुअल था, मतलब फैक्ट ज़्यादा थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि उसमें जो है ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 1 2 3 दोनों सही हैं या चारों, या इनमें से कोई, इस तरह का मतलब था। तो ये थोड़ा इजी होता है कंपेयर केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, इस तरह के ऑप्शन से वो इजी होता। आप लोग अगर देखे होंगे तो जीएस आपको मैक्सिमम, मतलब उसमें कम से कम नहीं तो आप 15 से 20 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सही कर सकते थे। कोई भी अगर वनडे सही से पढ़ा होगा थोड़ा सा तो कर लेगा। देखिए हम यूपी जीके में भी आपको एक क्वेश्चन कराए थे कि जो है मतलब जो हमारी गंगा नदी है उसका मतलब क्रम लगाने को आया था, कि मतलब जो सहायक नदियाँ हैं उनका क्रम लगाने को आया था। मैं टेलीग्राम पे 3 ही क्वेश्चन भेजा, तीनों ईजी है और तीनों मैं प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ ऑलरेडी। आप कभी भी जाके उठा लीजिए। मैंने कहा था कि आर में मैंने जो है तब मैं 15-20 वीडियो बनाया था शायद, लेकिन प्रैक्टिस सेट जो बना रहा था या मतलब जो टॉपिक मैंने बोर्ड पे पढ़ाई थी वो वही पढ़ाया था जहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक, वहाँ भी देखेंगे आप कि 12 क्वेश्चन आर में आए थे और यहाँ भी आपको 15 क्वेश्चन मैक्सिमम मिल जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आया था, आप वो भी सही कर सकते थे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि निकाल ही देते आप यूपीएससी, ये सब फर्जी के है। बाकी मतलब इजी था थोड़ा तो कर लेते, सीधी सी बात, हर जगह आया होगा, जो लोग पढ़ाए होंगे सबके उसमें आया होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग भी सही से पढ़ेंगे तो आपका भी फंसेगा पूरा का पूरा। ठीक, क्वेश्चन कहीं से अलग से नहीं आता है, बस इतने से ही आता है, बस हम उसे ध्यान से पढ़ते हैं तब कर ले जाते हैं आराम से एग्जाम। ठीक, और क्वेश्चन बुक के अलावा कहीं बाहर से नहीं आता है, चाहे जहाँ आप पढ़े हों आराम से कर ले जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। बाकी आज हम देखेंगे जनजातियाँ और इसमें मैं लॉजिक बताऊँगा, एक लॉजिक बताऊँगा, पकड़ के चलिएगा, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़, आज हम राजनीति और प्रशासन ये दोनों देखेंगे। देखिए हम 10 तक पहुँच चुके थे, उस मतलब पहुँच जाएंगे आज, उसके बाद हमारा 3-4 वीडियो बचेंगी, 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2-2 देखते हैं, जो छोटी होगी 3 लपेट लेंगे तो 3 ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा। और देखिए मैं एक आपको ट्रिक शुरू में ही बता देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन उसमें आया हुआ था यूपी पीसीएस में, मतलब यूपीएससी में सॉरी, कि कौन सा वलित पर्वत है, मतलब उसमें लिखा हुआ था सारे। तो इसकी देखिए एक ट्रिक है, यू आर आ हिमालय। ठीक, ध्यान दीजिए, कौन सी ट्रिक है, यू आर आ हिमालय। तो यू से यूराल, रा से राकिज, ए से एंडीज और हिमालय से हिमालय। तो 4 पर्वत याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें एंडीज भी दिया था और देखिए वहाँ जो अल्प्स पर्वत दिया था वो भ्रंश मतलब ब्लॉक पर्वत है, समझ आया कि नहीं, वो ब्लॉक पर्वत था तो वहाँ सही था। और जो है ये एंडीज दिया था वलित पर्वत, ये भी सही। अपलेशियन पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, वो वहाँ पे गलत दिया हुआ था वलित पर्वत। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ा। बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। जो लोग प्रीवियस ईयर करेंगे जीएस, उनकी जीएस मजबूत होती चली जाएगी। ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। देखिए बिजनौर में कौन सी जनजाति है, यहाँ बुक्सा लिखा है और एक महिगीर है। देखिए बी से बिजनौर, बी से बुक्सा, बी से बिजनौर, बी से बुक्सा, बी से बिजनौर, बी से बुक्सा, और दूसरी हो जाएगी महिगीर। क्या हो जाएगी, महिगीर। यानी बुक्सा क्या हुआ, गिरा, बुक्सा गिरा, गिर, बुक्सा गिरा, यानी माही पर बुक्सा गिरा, यानी बक्सा गिरा, तो बक्सा महिगीर है। ठीक, तो देखिए बी से बिजनौर, बी से बुक्सा, बुक्सा यानी बक्सा, मतलब हमें याद करना ना, बी से बिजनौर, बी से बुक्सा, हो गया बुक्सा। अब बुक्सा को हम लेट कर लिए बक्सा, बक्सा गिरा माही के ऊपर, माही गिर यानी महिगीर। ठीक, तो ये दोनों हमारी जनजातियाँ हो गई। और थारू जनजाति तो जो मतलब हमारा तराई क्षेत्र, लखीमपुर खुर्द, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, यहाँ थारू जनजाति है। गोंड समूह कौन सा है, देखिए ये कंटेंट जानते कहाँ है, यूथ में भी यही सेम कंटेंट है, वो वहाँ फिगर नहीं बना, यहाँ फिगर बना दिए, बस अंतर इतना है केवल। देखिए ऐसे ही यही इतने क्षेत्र थे जहाँ गोंड समूह दिखाया हुआ था उसमें, लेकिन उसमें बाकायदा लिखा हुआ था। ठीक, तो ये गोंड समूह हो गए। देवरिया में है, और जो है गाजीपुर है, बलिया है, बनारस है, ये सब क्या है, खरवार समूह है। ठीक, यहाँ चेरो कहाँ कहाँ है, बनारस है, सोनभद्र है, चेरो। अगला देखिए, यहाँ सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं दोस्तों, आपको सोनभद्र लगाना पड़ेगा जब भी आएगा। देखिए यहाँ है पहरिया, अगरिया, भुइया, पंखा, पैका, पटारी,
ये सारी जनजातियाँ कहाँ है? सोनभद्र में। देखिए सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ है? सोनभद्र में। एक जनजातियाँ सहरिया यानी ललितपुर में। दोस्तों आप बताइए, अगर इसमें मतलब जो है आपसे पूछा, देखिए एक सहरिया, पहरिया और अगरिया, इन्हीं से मतलब हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, एग्जामिनर बनाता भी ऐसे। तो हम क्या करें, अगर हमें सहरिया याद हो जाए तो हम ये सारी तो हमें ऐसे याद हो जाएंगी ना, हो जाएंगी कि नहीं। 4 ही क्षेत्र तो हैं जनजातियों के। देखिए एक जनजाति ये ऊपर वाली तो आपको याद हो गई, महिगीर बुक्सा। तो 2 जनजातियाँ तो याद हो गई कि बिजनौर में है, इसकी ट्रिक तो मैंने बता दी आपको। देखिए थारू जनजाति की कोई ट्रिक नहीं याद करनी है, रीजन है तराई क्षेत्र, तराई वाला हमारा क्षेत्र पता ही है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये सिद्धार्थनगर, ये सारा हो जाएगा। महाराजगंज, गोंड वाला क्षेत्र हमें पूर्व में जाना है तो मैक्सिमम गोंड वाला पड़ जाएगा। ठीक, अब देखिए खरवार वाला भी हमें नहीं याद करना क्योंकि कई क्षेत्र आ जाएंगे इसमें समूह वाले। अब देखिए ये हमें सोनभद्र और ललितपुर यानी सहरिया, और बाकी जो है अगरिया, पैया, बैगा, पटारी, भुइयाँ, ये पंखा, पनका, ये याद करना। तो देखिए इसमें सहरिया और अगरिया और पहरिया, इसमें कन्फ्यूजन होता ना। तो देखिए हमें सहरिया याद करना, तो अगर याद हो जाए तो कितना मज़ा है। देखिए सोनभद्र में मान लीजिए सारी जनजातियाँ रहती थी, ये भी, अब इसे बहुत तंग किया जाता था, तो इसने कहा मैं बहुत सहेलिया, अब मैं अलग रहूँगी। बहुत सहेलिया यानी सहरिया, अब अलग रहूँगी यानी सबसे अलग हो गई तो ललितपुर हो गई। ठीक, यानी सबसे अलग कहाँ? ललितपुर। यानी इसने कहा कि मैंने बहुत सहेलिया, सहेलिया से सहरिया जनजाति, तो जब बहुत सहेलिया तो मैं अलग रहूँगी, तो सबसे अलग कहाँ आ गई? ललितपुर आ गई। ठीक, याद हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। भारत की कुल अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं कितनी हैं? 1.09% भाग पर उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश मतलब भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों का, यानी भारत में अगर 100% है तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 1.09% है। ये कहने का मतलब है इसका। अगला दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो लगभग 11,34,273 थी। ठीक, अगला दिया वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? यानी एसटी की बात कर रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनकी संख्या 0.6% थी। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कल जनगणना में भी हम लोग देखे थे। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आ जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, देखिए थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है, एक प्रमुख जनजाति है। जनसंख्या के देश से यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन? थारू। अगला दिया है थारू शब्द की उत्पत्ति स्थविर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध धर्म के थेरीवाद परंपरा को मानने वाले। बौद्ध धर्म के थेरीवाद परंपरा को मानने वाले। दोस्तों बौद्ध धर्म में थेरीवाद, स्थिरवाद, इस तरह के मतलब जो है आपको मिलेंगे। ये सब हिस्ट्री में हम कभी चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक, यहाँ लिखा है कि थारू लोग होली का पर्व फागुन मास की पूर्णिमा से लेकर 8 दिनों तक मनाते हैं। इस दिन स्त्री पुरुष मदिरा सेवन करके नृत्य करते हैं तथा मदिरा को जाड़ कहते हैं। मदिरा को क्या कहते हैं? जाड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, थारू जनजातियों के लोग भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते हैं। अगला पीपल समेत कई वृक्षों या गाय, बंदर, सांप आदि की पूजा करते इस समुदाय के द्वारा की जाती है। थारू जनजाति के लोग कद छोटे, पीले वर्ण और चौड़े मुखमंडल वाले होते हैं। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है दोस्तों, नहीं आप लोड लेना शुरू कर दें अभी से, क्योंकि इतना फैक्ट कभी पूछेगा नहीं, थोड़ा पूछेगा, अभी हम बता रहे हैं ना। अगला कि थारू समुदाय शिवालिक या निम्न हिमालय, अरे वही जो तराई वाला क्षेत्र है के बीच स्थित है ना, तराई बीच से संबंधित है। थारू जनजाति के लोग भारत और नेपाल, तो भाई सीधी सी बात, भारत का जो क्षेत्र जो है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र सीमा बनाएगा नेपाल से, उसी क्षेत्र में निवास करेंगे, तो 2 आ जाएंगे। ये भारत के अधिकांश उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। दूसरा तीसरा, इस समुदाय के लोग अपनी जीविका चलाने के लिए वनों पर आश्रित हैं, लेकिन कुछ लोग खेती भी करते हैं। थारू समुदाय के लोग भगवान शिव को महादेव के नाम से पूजते हैं, तो हमारे यहाँ भी पूजते, वो भी पूजते। थारू समुदाय के मानक पकवानों का प्रमुख बगिया या डिकरी तथा घोंगी है। थोड़ा सा ऐसे याद करना हो कर लीजिए। अगला दिया संविधान के अनुच्छेद 366-25 में अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भित किया गया है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अगला दिया थारू जनजाति के लोग, हाँ ये किस वंश के हैं? तो किरात वंश के, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक, थारू जनजाति के लोग मुख्य भोजन के रूप में चावल और मछली खाते हैं। साथ देखिए चावल होता ही है वहाँ पे, भाई तराई क्षेत्र है, पानी होगा ही, तो चावल मछली इनका खाना हो जाएगा। साथ ही दाल है, दूध है, दही है, मांस भी खाते हैं। इस जनजाति के लोग सुबह में नाश्ता को कलेवा, हमारे यहाँ कलेवा शादी में खाते हैं सुबह सुबह, तो उसे ही कहते हैं सुबह के नाश्ते को कलेवा इनके यहाँ कहते हैं। दोपहर के भोजन को मिझनी कहते हैं, शाम के भोजन को बेदी या बदी कहते हैं। ठीक, तो याद रखिए कलेवा तो आपको याद ही रहेगा, हमारे यहाँ मतलब हम लोगों के यहाँ होता है ना, कलेवा सुबह खाते हैं शादी में, और तो उसके बाद फिर दोपहर में मिझनी हो जाएगा, शाम को बेदी हो जाएगा। अगला दिया, इस जनजाति के लोग दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन सबको लगभग पता भी होगा। कोई ऐसा बच्चा होगा जो थोड़ा भी कंपटीशन की तैयारी किया होगा, उसको ये तो क्वेश्चन आता ही है ना। अगला है बजहा नामक त्यौहार थारू जनजाति मनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
याद रखिएगा, ठीक, पूछा जा सकता है। अगला, थारू जनजाति के लोग अनेक जातियों में विभाजित हैं, जिसमें सबसे बड़ी है बड़ी वायक। कौन है? बड़ वायक जनजाति सबसे बड़ी है। अगला है कि थारू जनजाति संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है थारू जनजाति में। कौन सी? संयुक्त परिवार। अगला, थारू विकास परियोजना आरंभ होती है 2 अक्टूबर 1980 में ये प्रारंभ होती है। ठीक दोस्तों, तो ये आपको याद हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या दिया हुआ है, कौन सी जनजाति है। तो कि अभी यही है, अभी और है, देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु लखीमपुर खीरी जिले में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखिएगा, करंट से है थोड़ा। थारू पुरुष अपने शरीर की धोती लपेटते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं और हिंदुत्व का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन दिया, प्रदेश के तराई क्षेत्र बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और लखीमपुर खीरी के उत्तरी भागों में थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से सूअर और मुर्गी पालन करते हैं। अगला दिया, इस जनजाति में लोगों की विवाह रस्म अदायगी भल्ला या पुरोहित द्वारा संपन्न कराई जाती है। अगला, विवाह के लिए वर पक्ष को विवाह है तो कन्या पक्ष के घर जाना होता है। जब विवाह निश्चित होता है तो पक्की पौड़ी कहा जाता है। विवाह को पक्की पौड़ी, जब विवाह मतलब वो होता, पौड़ी नहीं पौड़ी, ठीक। अगला दिया है, इस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह भी प्रचलित है, ये भी याद रखिए। इस जनजाति के लोग काली माता, भैरव, महादेव में आस्था रखते हैं। इस जनजाति का शिवलिंग पत्थर न होकर बांस का होता है। शिवलिंग पत्थर का न होकर, जो महादेव का शिवलिंग होता है वो पत्थर का नहीं होता, बांस का होता है, ठीक। अब आते हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला दिया है, गोंड जनजाति। गोंड शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के कोड या खोद से हुई है। कोड का शाब्दिक अर्थ होता पर्वत, तो तमिलनाडु शायद पर्वत ही है। गोंड जनजाति के लोग स्वयं को गोंड के जगह कोयतोर कहलाना पसंद करते हैं। गोंड जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। इनकी भाषा भी गोंडी है। क्या है? गोंडी। गोंड जनजाति के लोग पहनने के लिए सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता दुल्हा देव, नाग देव, नारायण देव आदि हैं। गोंड जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है। कहाँ? बहुविवाह, ठीक। अगला दिया है कि गोंड जनजाति क्षेत्र में महुआ के वृक्षों, देखिए महुआ के वृक्षों, देखिए अगर हम ये याद करा दें, सॉरी एक सेकंड, ये अगर हम याद करा दें आपको ट्रिक से तो याद कर लीजिए। देखिए कैसे याद करेंगे। गोंड को याद करिए गुंडा से, गोंड को गुंडा से। और गुंडा लोग देखो शादी विवाह मतलब एक नहीं दो दो कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं। हीरोइन से भी करना चाहते हैं, उनकी बीवी है खुद, वो तो है ही है, दूसरी से करना चाहते हैं तो बहुविवाह, वहीं से रिलेट कर लीजिए, ठीक। अगला दिया है कि गोंड जनजाति क्षेत्र में महुआ के वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। ये लोग महुआ के फलों की शराब बनाते हैं। आज महुआ मोहतरे से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया ना यूपीएससी में, इसीलिए मुझे वही याद आ रहा थोड़ा, तो इसके लिए सॉरी। यहाँ लिखा गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है, क्योंकि ये कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। दोस्तों आप लोग एक बार यूपीएससी का पूरा पेपर जरूर देखिए ऊपर से नीचे। आपको आता कितना नहीं आता इससे क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन आप ये देखिए तो मतलब कैसे पूछा है क्वेश्चन, आपको मतलब एक अंदाज़ा तो होगा, थोड़ा सा तो करेंगे। मैं कहता 5 क्वेश्चन सही होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करिए तो। जैसे मैं तो देखा हूँ, मैक्सिमम देखा हूँ, अभी थोड़ा बचा है, ठीक। मतलब पूरा नहीं देख पाया हूँ क्योंकि टाइम नहीं था इतना। मुझे तो वीडियो बनानी पड़ती, पीडीएफ बनाओ, बहुत सारा काम रहता है ना। मैं भीगा रहता हूँ हमेशा रूम में, इस समय तो बहुत दिक्कत की बात है ना। अगला दिया, यह जनजाति महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया यानी जितना पूर्वी वाला क्षेत्र है वहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। तो आपको सारे ज़िले नहीं याद रखने, ठीक, थोड़ा सा अंतर है बस। पूर्व में कौन कौन से ज़िले हैं आपको तो ये सारे पता है ना, अगर तुक्का भी मारेंगे तो आप कर ले जाएंगे। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन जब करेंगे तब। अब खरवार देखते हैं। खरवार कहाँ है? तो बांदा के पठारी क्षेत्र में निवास करती है। कौन सी? खरवार या खरवार? खैवार। अगली है कि खरवार जनजाति के लोग मुख्यतः उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, बलिया जिलों में निवास करते हैं। इन जनजातियों का मूल स्थान क्या है? तो झारखंड है, पलामू। पलामू कहाँ है? झारखंड में है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो झारखंड में है, ठीक दोस्तों। अगला है कि कर्मा खरवार जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। खरवार जनजाति की प्रमुख उप जनजातियाँ दौलतबंदी, मोगती, पटबंदी, सूरजवंशी, राउत। राउत याद रख लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, बाकी भूल जाइए। इस जनजाति के लोग मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं, सही है। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता वन, संती, घमसान, दूल्हा देव, गुरैया, हनुमान, दुर्गा आदि। अगला, इस जनजाति के लोगों द्वारा पीपल, नीम, नाग व बिच्छू आदि की पूजा की जाती है। दोस्तों आप सोचते हो मैं थोड़ा स्पीड में आज हूँ ना, तो इसका रीज़न साफ है कि ये चैप्टर तो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो आने वाला अगला चैप्टर ना वो बहुत बड़ा है। मतलब बहुत बड़ा कहने का मतलब है कि ज़्यादा है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, तो वो थोड़ा फैक्ट ज़्यादा उसमें दिया हुआ, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड पकड़ा हूँ ताकि 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, वरना फिर दिक्कत हो जाए। ज़्यादा बड़ी वीडियो है, आप लोग देखते रहे, माइनस में मेरी वीडियो चलती है, सोच लीजिए। इतनी मेहनत करता हूँ गर्मी में, कितना मतलब
इतना भीग जाता हूँ, ऊपर से नीचे कुछ भी नहीं बचता जो ना भीगता हो, सब कुछ भीग जाता। तो उसके बाद भी मतलब वीडियो में डेली बनाता हूँ, मतलब कितनी भी कोशिश करूँ मतलब बनाऊँगा ही। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो दुख होता है, इसीलिए मैं सोचता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कराना है भाई, तो कराना है ना। अगला है बुक्सा या बोक्सा जनजाति। तो बुक्सा जनजाति के लोग उत्तराखंड राज्य में तराई, देखिए बुक्सा यानी बिजनौर होना चाहिए, क्या होगा, बिजनौर। देखिए 4:30 बज रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 4:30 बजे। गर्मी होती है कि नहीं आप लोग जान जाइए, दिन में सो, और पूरा मतलब बंद है हर चीज़, आपको कुछ सुनाई ना दे रहा होगा मेरी आवाज़ के अलावा ना। तो ये चीज़ देखिए, बुक्सा बिजनौर ना, और एक थी माहीगीर, कौन सी, माहीगीर। तो 2 जनजाति थी, ऐसे आपको याद हो जाएंगे, अभी देखना। ठीक, अब ये देखिए यहाँ लिखा है कि ये तराई भाबर क्षेत्र में, ये उत्तराखंड में भी पाई जाएगी और बिजनौर जिले में पाई जाती है, क्योंकि क्षेत्र सटा हुआ है ना। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों में छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करने वाली जनजाति को बोक्सा या बुक्सा कहते हैं। अगला दिया, बुक्सा जनजाति की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोगों के यहाँ हिंदी और देवनागरी वैसे ही है। ठीक, अरे हम ही लोग तो हैं लगभग उत्तर प्रदेश में, सब मिले जुले हैं ना। अगला, ये जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, इनके द्वारा काली माता, महादेव, रामकृष्ण की पूजा की जाती है। इस जनजाति का संबंध पटवार या राजपूत घराने से माना जाता है। विलियम क्रुक ने बुक्सा जनजाति को राजपूतों को वंशज बताया है। बुक्सा को राजपूतों को वंशज, थारू को किरात वंश का बताया है, सॉरी ये नहीं बताए हैं, लेकिन वो किरात वंश से संबंधित है। ठीक, याद रखिएगा। अगला दिया, बुक्सा जनजाति में परिवार पितृसत्तात्मक है और पितृवंशीय होता है। परिवार का ज्येष्ठ पुरुष ही मुखिया होता है, और जबकि हम थारू देखें मातृसत्तात्मक था। ठीक, अगला दिया, बुक्सा लोगों की बिरादरी पंचायत 4 स्तर में बटी होती है, जिसमें सर्वोच्च अधिकारी तखत यानी हमारे यहाँ तो डालने वाला तखत होता है, वही तखत है क्या, तो ये तखत हो जाएगा। मुंसिफ है, फिर दरोगा है, फिर सिपाही है, यानी 4 भागों में सबसे ऊपर कौन है, तखत है। ठीक, अब ये हो सकता है नाम पद दिया हुआ है बस, बाकी कुछ नहीं। ये सभी पद वंशानुगत हैं, यानी वंशानुगत पद हैं। ठीक, अगला दिया है कि इस जनजाति के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। बुक्सा जनजाति में क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है। वधु प्राप्त करने के लिए वधु को मूल्य देना पड़ता है, उसे माल गति कहते हैं। ये सब बताओ, अभी भी प्रचलित है। अगला दिया, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना कब स्थापित हुई, तो 1983-84 में प्रारंभ हुई। अगला दिया है कि जौनसौरी। तो जौनसौरी अपनी एक विशेष प्रकार की संस्कृत, खान पान, रहन सहन और वेशभूषा के कारण दुनिया भर में दोस्तों प्रसिद्ध है। जनसंख्या के दृष्टि से यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इस जनजाति का मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जौनसौरी जनजाति के लोगों का आवास लकड़ी और पत्थर का बना होता है। ठीक, देखिए एक्सप्लेन करता हूँ, अभी एक शॉर्टकट देखेंगे, वहाँ आपको ऐसे याद हो जाएगा। जौनसौरी समाज में पितृसत्तात्मक ये संयुक्त परिवार की व्यवस्था है। ये स्वयं को पांडवों को वंशज बताते हैं। जौनसौरी मुख्य देवता कौन है, महासू हैं। रासो, झेला, खुमसू, खारुल, थराई इस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, टेंशन लेनी नहीं, अभी जितना याद रखना है वो सारा हम बता दे रहे हैं। अभी पीवाईक्यू के थ्रू सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगला दिया, इस जनजाति के प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार विशु, बैसाखी, पंचाई या दशहरा, दियाई या दिवाली, माघ त्यौहार आदि। इस जनजाति को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, बैगा जनजाति। बैगा जनजाति सोनभद्र में हम देखे थे, यहाँ पे बैगा थी, पंखा या पनिका थी ना, ये सारी सोनभद्र की हैं। सहरिया, तो सहरिया यानी कहरा, सहेलिया मैं सबसे अलग रहूँगी, यानी ये ललितपुर हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिए। अभी देखते हैं, ये द्रविड़ समुदाय की है। इसमें नागा बैगा को अपना पूर्वज मानते हैं। बैगा जनजाति मुख्य व्यवसाय कृषि है। वनों की उपज से जीवन यापन करने के लिए इस जनजाति के लोग साधारण जीवन जीते हैं। सहरिया जनजाति बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में है। सहरिया समुदाय के पारंपरिक व्यवसाय में शहद इकट्ठा करना, लकड़ी काटना, खनन करना, टोकरियाँ बनाना, पत्थर तोड़ना आदि शामिल है। सहरिया समुदाय के लोग मुख्यतः हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं। अगरिया जनजाति। अगरिया शब्द की उत्पत्ति अग्नि शब्द से हुई है। अगरिया अपने को लोहार भी कहते हैं। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय लौह अयस्क पिघलाना है। अगरिया जनजाति देखिए सोनभद्र अपने यहाँ, तो सोनभद्र मान लीजिए, बस इतना याद रखिए, बाकी हमें नहीं याद रखना कुछ भी। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली अन्य जनजातियाँ। जो देखिए सोनभद्र आपको हर जगह मिल रहा है कि नहीं, जितनी भी जनजातियाँ मैंने बताई है, जैसे बुक्सा, माहीगीर वो अलग कर दीजिए, बिजनौर कर दीजिए, थारू वाली अलग कर दिए, गोंड समुदाय वाली पूर्वी उत्तर प्रदेश कर दीजिए, बाकी सहरिया अलग कर दिए, ललितपुर। उसके अलावा जितनी जनजाति हैं, आपको सोनभद्र मिल जाए मार दो, मिर्ज़ापुर मिल जाए मार दो, बनारस मिल जाए मार दो। ठीक, बस इतने करना है। बताइए यहाँ साथ में है ना,
घासिया, कोल, कोरवा, पनिका, भुइयाँ या पटारी, ये सारी कहाँ है? सोनभद्र में सब है। लगा देना है। बताओ, इसमें कुछ याद नहीं करना। देखिए जो अलग जनजातियाँ, देखिए सबसे ज़्यादा सोनभद्र में जनजातियाँ हैं। इसका रीजन क्या है? चलो मैं बताता हूँ रीजन क्या है। देखो आप बताइए, सोनभद्र एक ऐसा है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बना रहा है, इधर बिहार से बना रहा है, इधर झारखंड से बना रहा है, इधर छत्तीसगढ़ से बना रहा है, इधर मध्य प्रदेश से। तो भाई जब ये सबसे सीमा बना रहा है तो सब में तो जनजातियाँ हैं सभी, तो सब में जब जनजातियाँ हैं तो सोनभद्र में जनजातियाँ होना स्वाभाविक हो जाएगी और तालमेल होता ही रहता है भाई। ऐसा तो है नहीं, ये बॉर्डर बना है सोनभद्र का जिला, उसके बाद एमपी शुरू, तो यहाँ से अगल बगल मतलब बाउंड्री खींची है। भारत पाकिस्तान का तो बॉर्डर है नहीं कोई ना, ये तो है नहीं, तो यहाँ से खान पान इधर उधर ट्रांसफ़र हुआ करता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, यही रीज़न है। अब महिगीर हम देखते हैं तो ये बिजनौर में है, बताने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, महिगीर जनजाति के लोग मछुआरे होते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय मछली पालन। बिल्कुल सही भैया। चलो, जनजातियों पंचायतों का प्रचलन, इसमें बादशाह व वजीर की निर्णायक भूमिका होती है। इस जनजाति के लोग मुस्लिम समुदाय से होते हैं। किस समुदाय से? मुस्लिम। इस जनजाति के लोग स्पिरिट का प्रयोग शराब के रूप में करते हैं। विविध में देखते हैं, सोनभद्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। देख लीजिए दोस्तों, 11 लाख टोटल है, जिसमें 3,85,000 लगभग 4 लाख जनजातियाँ कहाँ हैं? तो सोनभद्र में है। अगला दिया, सोनभद्र में के बाद कहाँ है? बलिया में है। कल हम लोग डाटा देख रहे थे एक, तो उसमें सोनभद्र था, पे बलिया था दूसरे नंबर पे, देखे थे ना। कुछ याद है हल्का फुल्का कि नहीं? रिमेंबर कर पा रहे हैं जो बता रहा हूँ? दोस्तों करिए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, पेपर निकालना है, नौकरी लेना है, जलवा काटना है, घूमना है भारत फिर विश्व, तो फिर ये सब करना पड़ेगा ना। अगला है, सबसे कम अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 14 है, बागपत जिले में। सबसे कम कहाँ है? बागपत में। अगला दिया है, भारत सरकार द्वारा 1967 में 5 जनजातियों कौन सी? थारू, भोटिया, बुक्सा, जांसौरी और राजी को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया। 2003 में 10 जनजातियों को और शामिल किया गया। वो कौन कौन सी देख लीजिए। देखिए ये जानते हो, ये पूरा डाटा जो है यूथ कंपटीशन की जो बुक पढ़ाया वहीं का दोस्तों है, ये सब वहीं चाप दिए हैं, कहीं परीक्षावाणी कहीं वहाँ। देखिए कहना नहीं चाहिए मुझे, किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ हमेशा ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान, चाहे वो बोर्ड पे पढ़ाए डिजिटल, चाहे ऐसे, बस ये क्या है, इसी का अंतर ये है कि यहाँ बुक का जो है कॉपी पेस्ट बोर्ड पे मिल जाएगा, तो आप कहेंगे वाह क्या पढ़ा रहा है कोई। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ भाई किताब सबके पास है, जाके देख लीजिएगा। जितने लोग PYQ कराते हैं यही सब यूथ की बुक है, कहीं कहीं यही सब जो पब्लिकेशन है इन्हीं की पढ़ाते रहते हैं। कुछ नया कोई नहीं बनाता, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। ठीक, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी मतलब ठीक है, पढ़ाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रेडिट दे देना चाहिए ना। तो ये चीज़ है, जो लोग मतलब यूथ का किए होंगे वो लोग देखे होंगे कि सेम टू सेम यही चीज़ वहाँ लिखी हुई है। बाकी मतलब कोई दिक्कत भाई, क्वेश्चन लाएगा कोई कहाँ से यार, सीधी सी बात है भाई। जहाँ मैं होता मैं ही बुक बनाता तो यही सारी चीज़ें तो लिखता, सीधी सी बात है। क्योंकि जो सही है उसमें क्या करता ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा वो नहीं करना है। देखिए गोंड समुदाय देखते हैं, गोंड, नायक, ओझा, पथारी, धुरिया और राजगोंड, ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। अगला दिया खरवार या खैरवार, तो देखिए देवरिया है, बलिया है, वाराणसी, सोनभद्र, गाजीपुर, तो ये हो जाएगा। अब इतना नहीं याद रखना आपको, सोनभद्र याद रखना बस। सहरिया यानी सहेलिया तो ललितपुर भाग जाएंगे। बैगा, पहरिया, गरिया, पटारी सब सोनभद्र लगा दो। पनका, पंखा, भुइयाँ सोनभद्र लगा दो। ठीक, पेचेरो ये भी सोनभद्र लगा दो। अब समझ में आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कि हमसे होते हैं कि नहीं। दोस्तों देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि दूसरे की बुक मतलब जो है वहाँ से कंटेंट और गूगल से कंटेंट ये सब जगह लेकर बुक बनाई जाती है। देखो मैं नहीं जानता था, लेकिन मतलब एक बच्चा कमेंट किया कि परीक्षावाणी से सर जो है ये बुक तैयार की गई है, मतलब परीक्षावाणी का मैक्सिमम कंटेंट है इसमें। मैं मानता हूँ परीक्षावाणी का भी होगा, यूथ का भी होगा। ठीक भाई, कोई भी बुक बनाएगा चाहे जो बनाए तो क्वेश्चन तो उठाना पड़ेगा ना कहीं से कहीं, तो वो चीज़ मैं मानता हूँ, उसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो भैया पढ़ाना है, आप लोगों की जो डिमांड रहती है मैं पढ़ा देता हूँ, उसमें क्या है। देखिए तो इसीलिए बुरा ना मानिएगा कोई, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ। ठीक, मुझे डर लगा करता है कि आप लोग बगावत न कर दें। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो दोस्तों इस चारों में से आप ध्यान से देखिए किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। थारू बताया नहीं था, थारू सबसे ज़्यादा, तभी तो सबसे पहले कौन पढ़ा है? थारू सबसे ज़्यादा। दूसरे पे गोंड, याद है कुछ कि नहीं? तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप ही क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा थोड़ा। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी? तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? थारू। याद करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं है? देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, राजी जनजाति भी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नहीं शामिल है। ठीक, और तड़बी नहीं, लेकिन राजी उत्तराखंड में है,
लेकिन हम मान लेते कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जो है मतलब पहले सटे हुए थे, तो हम राजी मान लिए, ठीक, कि राजी चलो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती होगी। थारू भी मिलती है बुक्सा में। तड़वी का नाम सुने आप कहीं? कहीं नहीं सुने। मैं बताऊँ कैसे याद करें। एक तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? तड़ोबा। क्या है? तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, जो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। दोस्तों वहाँ से मैंने तड़ोबा को तड़बी, देखिए हल्का हल्का मैच कर रहा है, तड़वी तड़ोबा, तड़वी तड़ोबा ना, तो हमने ये महाराष्ट्र की जनजाति, तो इस तरह मैंने जो है याद करके बाहर कर दिया इसे। तो कहीं का कंटेंट कहीं भी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इस तरह तैयारी करेंगे तो आपके माइंड में इतना फैक्ट रहेगा ना कि खटाखट एग्जाम में क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक। दिया है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति में अगरिया जनजाति निवास करती है? तो अगरिया जनजाति, मैंने कहा था ना, अगरिया, सहरिया, सहरिया तो यानी सहलिया अलग रहेगी ललितपुर, बाकी सारी लगाना कहाँ है? सोनभद्र, तो सोनभद्र हो जाएगा। अगला दिया है भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती? अब थारू बताइए कहाँ करेगी? बिहार में मैंने बताया है, बिहार में तो है। मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में तो नहीं बताया भाई। जो नेपाल से सटे होंगे वहीं तो होगी, नेपाल, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, बस, ठीक। तो ये छोड़ दीजिए। झारखंड बताया? नहीं, हटा दो। छत्तीसगढ़ बताया? नहीं, हटा दो। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिल्कुल, चलो मार दो। ऑप्शन नंबर डी 3 बार क्वेश्चन में। उत्तराखंड से अलग होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? आते हैं भैया, चलो देखिए, थारू तो रहती है, बुक्सा रहती है, यही 2 जनजाति दोस्तों रहती, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने अभी आपसे बताया था कि राजी वहाँ था ना ऑप्शन में, ए नंबर, मैंने कहा था राजी जो है इसमें राजी भी ऑप्शन नहीं है, और यहाँ तड़वी जो था ये भी नहीं, दोनों नहीं थे, मैंने इसलिए पहले ही बता दिया था। लेकिन ये ज़्यादा उपयुक्त आंसर था तो इस पर मार दिया था। लेकिन अब यहाँ स्पेशल पूछ लिया कि उत्तराखंड अलग होने के पश्चात कौन सी जनजाति, तो राजी और जो है खासी जनजाति उत्तराखंड की है, ठीक। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए भोटिया बाराबंकी में, ये तो बिल्कुल गलत है यार, हमारे यहाँ तो कोई जनजाति नहीं। राजी गोरखपुर, ये भी देखिए ये भी गलत है, ठीक। राजी गोरखपुर में नहीं है, ये उत्तराखंड। अभी हम लोग देखें थारू जनजाति बांदा में कैसे हो जाएगा? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, काटो, तुरंत काटो इसे। एक बी से बुक्सा, बी से बिजनौर, बी से बुक्सा, बी से बिजनौर, बक्सा गिरा महिगीर पर महिगीर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए बुक्सा यानी बुक्सा बिजनौर, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महिगीर बिजनौर हो जाएगा। खरवार जनजाति सोनभद्र वाला एरिया हो जाएगा। थारू जनजाति नेपाल वाला हो जाएगा, छोड़ो। परहिया, परहिया, परहिया सोनभद्र, परहिया सोनभद्र, ठीक। अगरिया, परहिया। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बिजनौर में? तो बी से बिजनौर, बी से बुक्सा, बी से बिजनौर, बी से बुक्सा नहीं है तो महिगीर लगा दो। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ जनजाति के एक बार मैंने पढ़ा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। कितना भी कठिन बना देंगे, कितना बनाएंगे, बहुत कठिन तो वनडे में बनाएंगे नहीं भाई, आपको भी पता ना। देखिए आपको कितने स्मूथली मतलब सारे PYQ आपके हो रहे हैं कि नहीं, जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आज तक। और मुझे पता है कि इस तरह मतलब जो है रिलेट करके कोई ज़्यादा बताया ना होगा आपको, मैं नहीं जानता हूँ। बाकी मतलब आप मुझे बताइएगा, कमेंट करते ही नहीं आप लोग, तो बताएंगे क्या? मैं तो इसी से परेशान हूँ। कमेंट करो तो समझ में आए ना, तो चलो कोई बात नहीं। लिखा निम्नलिखित में से किस जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है? तो हम लोग किस जनजाति में पढ़े थे कि ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है? तो बुक्सा में पढ़े थे। कहाँ? बुक्सा में। देखिए बी से बुक्सा, बी से ब्राह्मण, बी से बुक्सा, बी से ब्राह्मण, रिलेट कर दीजिए थोड़ा सा, हो गया काम ना। अगला दिया निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में से बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती? तो बिजनौर में तो पाई जाती, बिजनौर आगरा, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया उत्तर प्रदेश में किस जनपद में बुक्सा का समकेंद्र है? तो बिजनौर हो जाएगा। अगला दिया सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो देखिए संख्या सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, तो प्रतिशत भी कहाँ होगा? सोनभद्र में होगा। भारत सरकार ने सॉरी दोस्तों, देखिए लिखा भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? तो ये हो जाएगा 2003 में। कब किया? 2003 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? तो ये बुक्सा है। देखिए तराई क्षेत्र में पूछा ना, तो दोस्तों यहाँ थारू तो दिया नहीं है, तो थारू नहीं दिया तो बिजनौर वाला भी क्षेत्र तराई में पड़ जाएगा, तो हम वही मान लेंगे, ठीक। तो बुक्सा मांग लेंगे बिजनौर, क्योंकि ये ऊपर जो क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र में पाई जाएगी, तो बिजनौर यहाँ पे आपको दिखाया था मैंने, तो बुक्सा मान लेंगे। बाकी ये सारी जनजातियाँ तो आपको पता है कि दक्षिण में पाई जाएंगी। अगले बांदा के पठार क्षेत्र में तो भैया हम देखे थे खरवार थी, कौन थी? खरवार। पठार क्षेत्र में सेम टू सेम लिखा हुआ था वहाँ पे, थोड़ा ध्यान दिए होंगे। 1 मिनट दोस्तों, हम लोग बहुत नीचे चले गए। देखिए गर्मी से मेरा ना पूरा हालत ख़राब है।
एक सेकंड दोस्तों। हाँ ठीक। अब देखिए हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, कहाँ तक? 17 नंबर को। मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है ना, ये दिक्कत है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? मार दो थारू। बुक्सा के पंचायत प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी? तो मैं तो कहा था हमारे यहाँ तखत होता है, उनके यहाँ भी तखत होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? किसकी बताए थे? बबूल बताए थे? नहीं। नीम बताए थे? नहीं। अब देखिए बचा है पीपल, बरगद, तो बरगद की कोई बात ही नहीं हुई थी, पीपल की बात हुई थी, तो पीपल हो जाएगा। पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अगला दिया है थारू जनजाति द्वारा मदिरा को कहा जाता है, तो मदिरा को क्या कहते हैं थारू जनजाति? देखिए दोस्तों, कलेवा सुबह का, मिझनी दोपहर का भोजन, और शाम का, ये हो जाएगा तो जाड़ कहेंगे, सीधी सी बात है ना ये चीज़। अगला दिया उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1986 और 87 में। बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश में जो पाई जाती है सोनभद्र में हो जाएगा। थारू शिवलिंग बना होता है तो किससे हम देखे थे? पत्थर से नहीं था, बांस से था। किससे? बांस। अगला दिया उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत वंशज मानती है? तो राजपूत वंशज उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति मानती है? हम लोग देखे थे बुक्सा जनजाति थी। कौन? बुक्सा। अगला थारू जनजाति किरात वंश की थी। यहाँ लिखा कि वर वधु पक्ष को विवाह तय कर दिए जाने को क्या कहते हैं? तो मैंने कहा था पक्की पौड़ी। क्या? पक्की पौड़ी। ऑप्शन नंबर डी, बी। अगला दिया है 27 नंबर क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? तो हम मारेंगे तराई। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति किरात वंश? तो भैया बताने की जरूरत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थारू। दोस्तों बहुत दिक्कत हो रही, पूरा भीग गया, मोबाइल भी भीग गया है। देखिए अगला दिया है कि महिगीय जनजाति ने किस धर्म को अपना लिया? तो ये महिगीय जो जनजाति थी ये कौन धर्म अपनाए थे? तो इस्लाम धर्म अपना लिए, ठीक। ये क्वेश्चन शायद हम लोग नहीं देखे हैं, बाकी सारे देख चुके हैं, ठीक। ये हमको लगता नहीं था उसमें। अगला दिया है कि बजहर, होली, माघ, खिचड़ी, गुड़िया आदि त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग होते हैं? ये तो हम देखे हैं, थारू में होते हैं। कहाँ? थारू में। अगला दिया अगरिया, बैगा, भुइया, ये कहाँ बताओ? अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगरिया, बैगा, भुइया कहाँ होंगी सबसे ज़्यादा? सोनभद्र। मार दो। कर्मा, तो कर्मा जनजाति कहाँ की है? देखिए कर्मा जो है नृत्य लोक नृत्य है, तो ये जो है कहाँ? झारखंड में होता है। झारखंड की जनजाति है एक फेमस। कौन सी जनजाति है? खरवार जनजाति का नाम सुने हैं, ठीक। तो खरवार हो जाएगा। ये बुंदेलखंड में बांदा वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है, तो खरवार नृत्य किसका है? खरवार का हो जाएगा। पलामू देखे थे ना, किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? तो बड़ी जो चोटी रखते हैं वो कौन सी जनजाति है? वो थारू जनजाति है। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला दिया किस जनजाति में बदला विवाह प्रथा? तो बदला विवाह प्रथा कौन सी जनजाति है? थारू है। किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज देते हैं? तो ये कौन सी जनजाति है? ये भी थारू है दोस्तों। अगला दिया उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो गोंड है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कौन सी जनजाति है? तो थारू है। अगला दिया है और लास्ट है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्यों की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है? तो ये भोटिया में है। किसमें? भोटिया में। दोस्तों हम बस इतना याद देखेंगे क्योंकि मैं पूरी तरह भीग गया हूँ। वीडियो बना तो लेंगे लेकिन अभी कम से कम 15 पेज है और आपको पता 15 पेज नहीं मैं करा सकता ना, तो अभी आज के लिए इतना ही देखते हैं। बाकी कल हम जो है ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसके साथ और करेंगे 3 वीडियो में 4 हम कंप्लीट कर ले जाएंगे पूरा, ठीक। तो टेंशन ना लीजिए, बाकी पढ़िए। देखिए हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है गर्मी में, तो आप लोग भी समझते हैं, थोड़ी मेरी प्रॉब्लम समझा करिए और कमेंट कर दिया करिए। थोड़ा वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करिए, ठीक। और कुछ नहीं कमेंट में तो कुछ बुरा ही लिख दिया करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम जो है कल। बाकी जो है तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।